अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड ब्लक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ हासिल जिस्त बाय वजीहा महमूद का लास्ट एपिसोड लेकर। और लास्ट एपिसोड तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। वो फ़ोन हाथ में लिए अपने बागीचे के सामने बैठी थी। रात का ये पहर पहले भी आफाक के नाम होता था और अब भी उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी उसके लिए मुकर्रर करदा वक्त को तब्दील नहीं कर पाई थी। मगर उन 2 माह में उसकी बहुत सी आदतें बदल गई थी। हंसने मुस्कुराने की जो आदत उसे आफाक की हमराही ने बख्शी थी, वो उसके दूर जाने पर ही बहुत कम हो गई थी। अब फिर छोटी छोटी बातों पर उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। सामने चाय पीना भी वो छोड़ चुकी थी और वजह उस शख्स की गैर मौजूदगी थी जिसका साथ ही उस एक कप चाय को जायकेदार और लजीज बनाता था। कुछ आदतें खास लोगों के साथ मशरूत हो जाती हैं और फिर उनकी गैर मौजूदगी में इंसान वो आदतें तर्क कर देता है। वो अब भी उसी के फ़ोन की मुंतज़िर थी। आफाक हर रोज़ उसे इसी वक्त फ़ोन किया करता था। उसे याद था कि इन 2 माह में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा होगा जब उसने आफाक को याद करते हुए आंसू ना बहाए हों। वो बहुत कम अरसे में उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अहम हो चुका था। वो उसका हमसफ़र था, उसका शौहर, उसकी ज़िंदगी में खुशियों का सबब, उसकी मुस्कुराहट की वजह, सबसे बढ़कर उसका मुहाफ़िज़ था। ये 2 माह उसके लिए काफ़ी मुश्किल थे और अब बिलाखिर ये दुश्वार वक्त ख़त्म होने जा रहा था। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि उसका फ़ोन बजने लगा था। सामने जगमगाता हुआ नाम देखकर उसके लबों को एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ। कॉल अटेंड करते हुए उसने फ़ोन कान से लगाया था। मामूल की कुछ बातें करते हुए इस्पा को एकदम से वो बात याद आई थी जो आज उसे अफाक से पूछनी थी। आप 20 तारीख से पहले आ जाएंगे ना अफाक? उसकी आवाज़ में मौजूद बेचैनी अफाक महसूस कर सकता था, मगर वो ये भी जानता था कि एक मखसूस तारीख के बारे में पूछने की क्या वजह है। इस महीने की 18 तारीख को उसे गए हुए पूरे 2 माह मुकम्मल हो जाने थे। नहीं, 20 से पहले तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस्पा को एकदम मायूसी ने आन घेरा था। क्यों? आपको गए हुए तो 2 माह पहले ही पूरे हो जाएंगे। उसके बोलने पर अफाक मुस्कुराया। हाँ, मगर शायद कुछ दिन और लग जाएंगे। वो जानता था कि 20 तारीख को इस्पा की सालगिरह है, शादी के बाद पहली सालगिरह, मगर वो अनजान बनते हुए उसे तंग कर रहा था। वैसे 20 तारीख को कुछ खास है क्या? उसकी बात पर इस्पा ने गुस्से से फोन की स्क्रीन की जानिब देखा था, जैसे अफाक उसकी घूरती नजरें महसूस करते अपना बयान बदल देगा। नहीं, कुछ खास नहीं है, मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। वो गुस्से पर काबू पाते हुए बोली। वो जानती थी कि फोन के उस पार बैठा हुआ अफाक भी मजबूर है। अच्छा, ये बताओ कितनी पेंटिंग्स बना ली तुमने? वो मौजू बदलने की कोशिश कर रहा था। एक भी नहीं। इस्पा की आवाज में छाई हुई उदासी वो महसूस कर सकता था। पर क्यों? मेरा दिल नहीं चाहता। वो रुंधी हुई आवाज में बोली थी। अब आप वापस आ जाएं अफाक, बहुत हो गया, अब मजीद देर मत कीजिएगा। वो रोने लगी थी। इस्पा प्लीज यार मत रो, बस कुछ दिन और ये दूरी बर्दाश्त कर लो, फिर हम दोनों साथ होंगे। वो रो रही थी जबकि अफाक उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि वो कितनी कमजोर दिल की मालिक है। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, अपना ख्याल रखिएगा अफाक। वो अपने आंसू पर काबू पाते हुए बोली और फोन काट दिया था। वो उसके सामने मजीद आंसू बहाते हुए उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। आसमान पर मुकम्मल तारीकी का राज था। हर सू खामोशी छाई हुई थी, जिसे चीरते हुए एक एम्बुलेंस उस छोटे से सरकारी हॉस्पिटल की इमारत के सामने आ रुकी थी। हॉस्पिटल में उस वक्त रश ना होने के बराबर था। एम्बुलेंस के रुकते ही एक स्ट्रेचर बाहर निकाला गया था जिस पर होश व हवास से बेगाना शाहजैन मौजूद था। हॉस्पिटल के अमले के साथ कुछ और लोग भी उसे लिए हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे, जिनमें से एक उस गाड़ी का ड्राइवर था जिससे शाहजैन टकराया था। बाकी उस हादसे के ऐनी शाहिद इलाकाई लोग थे। वो शाहजैन को सबसे करीबी हॉस्पिटल में लाए थे। शाहजैन के सर पर बंधी हुई सफेद पट्टी सुर्ख हो चुकी थी, जबकि बाजू और टांग से भी खून तेजी से बह रहा था। उसका एक के बाद दूसरा एक्सीडेंट हुआ था। हालत बहुत गैर हो चुकी थी। उसे फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया था, जबकि वो लोग बाहर राहदारी में खड़े थे। शदीद तलाश के बावजूद भी उन्हें शाहजैन के पास से उसकी शनाख्त का कोई निशान न मिला था। न मोबाइल था, न उसका कार्ड। उसका मोबाइल घर पर था, जबकि शनाख्त का बाकी सामान वो गाड़ी में ही छोड़ आया था। मगर वो लोग उसके हुलिये से अंदाजा लगा चुके थे कि उसका ताल्लुक किसी अमीर घराने से था। वो उनके नजदीक एक अमीर मगर लावारिस और बेनामो निशान इंसान था। कुछ देर बाद डॉक्टर्स बाहर आए थे। शाहजैन की हालत खतरे से बाहर थी, मगर सर का जख्म गहरा होने के सबब वो अब तक बेहोश था। हॉस्पिटल का बिल उस शख्स ने अदा किया था जिसकी गाड़ी उस हादसे का सबब बनी थी। तकरीबन 2 घंटे बाद उसे होश आ चुका था, जिस पर डॉक्टर्स उसे इमरजेंसी से वार्ड में मुंतकिल कर चुके थे। होश न आने के बावजूद भी उसने अपने आसपास मौजूद चीजों और इंसानों को देखते हुए रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। वो खामोश था,
बेहद खामोश, जबकि उसके साथ आए लोग उसके बोलने के मुंतजिर थे। मगर उसकी ये हालत देखते उन सबको अब सुबह का इंतजार था, ताकि वो उसके घर वालों का सुराग लगाते खुद को उस मुश्किल से आज़ाद कर सकें। घड़ी पर इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। वो आज फिर ताशफीन की मुंतजर थी। वो 3 घंटे पहले कॉल करके उसे इत्तला दे चुका था कि वो आज लेट हो जाएगा। वो कमरे में बैठी बार बार घड़ी की जानिब देखती कि एकदम गाड़ी का हॉर्न उसकी समाज से टकराया। वो कमरे से निकलते लॉन्च में आई थी। सामने ही ताशफीन उसे अंदर आता दिखाई दिया था। ताशफीन ने नजरें उठाते हुए उसकी जानिब देखा था। वो उसके इंतजार में अब तक जगी हुई थी। अबरू कदम बढ़ाती आगे आई, जबकि ताशफीन उसे सलाम करते हुए सोफे पर बैठ गया था। थकावट उसके चेहरे से वाज़ेह थी। आबरू को वो कुछ उदास भी लग रहा था। वो आंखें मूंदे गर्दन सोफे की पुष्ट से लगा बैठा था। आबरू ने आगे बढ़ते हुए टेबल पर पड़ा हुआ उसका कोट उठाया। ताशफीन ने आंखें खोलते हुए उसकी जानिब देखा था। सॉरी यार, आज फिर से मैं बहुत लेट हो गया। तुम्हें मेरी वजह से फिर इतना इंतजार करना पड़ा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सॉरी मत कहा करें। मैं समझती हूँ कि आपका काम की नौयत ही ऐसी है कि देर सवेर हो जाती है। वो मुस्कुराया। कैसा रहा आपका दिन? आबरू के इस सवाल पर उसकी मुस्कुराहट कुछ सिमटी थी। बस ठीक था। उसके लहजे से वाज़ेह था कि कोई ऐसी बात है जो वो उससे छुपा रहा था। क्या हुआ ताशफीन, सब ठीक है ना? आबरू उसके पास आ बैठी थी। उसने रुख उसकी जानिब मोड़ते हुए बात का आगाज किया। वो सर्जरी थी ना जिसका मैंने कॉल पर जिक्र किया था, वो वो कामयाब नहीं हो सकी। ये जुमला काफी था। आबरू उसकी कैफियत समझ गई थी। शादी के बाद वो जब भी उसे परेशान दिखाई देता तो वजह अक्सर कोई ऐसा मरीज होता था जिसकी जान बचाने में वो कामयाब नहीं हो पाता था। एक इंसानी जान की जिया फौरन भूल जाना उसके लिए मुमकिन न था। आबरू ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसका हाथ थामा। आपने मरीज को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी ना? ताशफीन ने अस्पात में सर हिलाया। तो बस, फिर आप परेशान मत हो। आपने अपना फर्ज जिम्मेदारी से पूरा किया है। इसका अजर आपको अल्लाह जरूर देगा। ताशफीन उसकी आंखों में देखता उसकी बातें सुन रहा था। कहना आसान है मगर समझना बहुत मुश्किल है कि इसी में अल्लाह की रजा है। बहुत सी चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती। हम लाख चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते, और जिंदगी और मौत का इख्तियार तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। जितना हमसे हो सके इतनी कोशिश कर सकते हैं, और आखिर में दुआ के अलावा हम इंसानों के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो हर बार उसे ऐसे ही तसल्ली देती थी। ताशफीन ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा कि एकदम आबरू को उसके जिस्म की हिद्दत महसूस हुई थी। आपको तो बुखार हो रहा है ताशफीन। वो अब हाथ उसके माथे पर रख चुकी थी। नहीं, बुखार नहीं है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। उसकी बात सुनते ही आबरू अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। चलें, आप कमरे में जाएं, फ्रेश हो जाएं। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर आप मेडिसिन लेकर आराम कीजिएगा। वो जानती थी कि आज रात का खाना वो हॉस्पिटल में ही खा चुका है। आबरू कहकर रुकी नहीं थी, जबकि ताशफीन एक आसूदा मुस्कुराहट होठों पर सजाए कमरे में चला गया था। वो डॉक्टर था, मगर अपने लिए किसी डॉक्टर की जरूरत हमेशा महसूस होती थी, और ये कमी अब आबरू पूरी करती थी। फजर के आजान के बाद अब आसमान पर छाई तारीकी दूर होने लगी थी। रोशनी की नन्ही नन्ही किरणें आसमान रोशन करने लगी थी। हर सो उजाला होने लगा था, मगर कुछ लोगों की जिंदगी में अंधेरे हमेशा के लिए अपने पंजे गाड़ चुका था। वो शहरियार के बेड के साथ रखे हुए सोफे पर बैठी थी। नजरें होशो हवा से बेगाना शहरियार पर थी, जिसे कुछ देर पहले ही शदीद तकलीफ में होने के बाद बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। वो जब भी होश में आता तो तकलीफ और बेबसी के मारे चीखने चिल्लाने लगता। उसकी ये हालत देखते हुए फायका बेगम का दिल खून के आंसू रोता था। अपनी औलाद को तकलीफ में देखना इस कदर कर्बनाक होता है, उन्हें अंदाजा नहीं था। शाहजैन के जाने के बाद वो कुछ देर खुद को नॉर्मल करते वापस शहरियार के पास आ गई थी, और रात से अब तक वो यहीं मौजूद थी। उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस ना था, बल्कि शहरियार की हालत देखकर उन्हें अपना अमल बिल्कुल दुरुस्त लगता था। वो उसी काबिल था कि उसे हकीकत का आईना दिखाया जाता। उन्हें अफसोस था तो एक ही बात का कि वो ये कदम उठाने में बहुत देर कर चुकी हैं। शहरियार की बिगड़ती हालत देखते उन्हें बार बार शाहजैन पर गुस्सा आता। उन्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया था कि वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। उन्हें तकलीफ याद थी तो सिर्फ अपनी औलाद की। वो भूल गई थी कि वो भी तो जख्मी था। जिस्मानी जख्म तो उसे उस हादसे ने दिए थे, जबकि फायका बेगम तो उसकी रूह को भी जख्मी कर चुकी थी। इतने साल उसे औलाद की तरह पालने के बावजूद भी उनका अपना खून इस ममता के जज्बे पर भारी था जो उन्हें शाहजैन के लिए महसूस होना चाहिए था। वो यूं ही नम आंखों से शहरियार की जानिब देख रही थी कि उन्हें एक सनासा आवाज सुनाई दी थी। कुछ ही लम्हे बाद कमरे का दरवाजा खुला। फायका बेगम ने उस जानिब देखा था। आने वाला कोई और नहीं बल्कि फयाज लाशारी थे। सबरीना आज सालिया बेगम के घर आई थी। उस रोज रुतबा की जानिब से रिश्ते के लिए रजामंदी आबरू ताशफीन को दे चुकी थी,
जिस पर ताशफिर ने सबरीना से बात की थी और आज वो बाकायदा तौर पर सालिया बेगम से बात करने आई थी। उन्हें रुतबा और जावियार के रिश्ते पर कोई एतराज ना था और वैसे भी वो औलाद की पसंद को तरजीह देने वाली औरतों में से थी। सामने पड़े चाय के कप उठाते हुए उन्होंने सालिया बेगम को मुखातिब किया था। तुमने रुतबा के बारे में क्या सोचा है सालिहा? रुतबा 2 दिन पहले ही अपना आखिरी पेपर देकर फारिग हुई थी। किस बारे में? आबरू ने उस मुतालिक उनसे कोई बात नहीं की थी क्योंकि वो चाहती थी कि पहले सबरीना की रजामंदी जानी जाए। उसकी शादी के बारे में? कोई रिश्ता है तुम्हारी नज़र में? अपना मुतालबा रखने से पहले वो उनके ख्यालात जानना चाहती थी। अब तो माशाल्लाह से उसकी तालीम भी मुकम्मल हो गई है। उन्होंने कप वापस टेबल पर रखा। नहीं सबरीना, अभी तक तो मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं चाहती हूँ कि उसके फर्ज से भी जल्द सुबकदोश हो जाऊँ, मगर मेरी नज़र में कोई मुनासिब रिश्ता नहीं है। सानिया बेगम ने अपनी बात मुख्तसरन उनके गोशे गुजार की थी। कहो तो मैं तुम्हें एक मुनासिब रिश्ता बताऊं? सबरीना ने गहरी सांस लेते हुए कुछ तवक्कुफ के बाद कहा। हाँ ज़रूर। सालिया बेगम उनकी जानी मुतवस्सा हुई थी। सालिहा, मैं रुतबा को अपने जावियार की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। सबरीना लहजे में नरमी का तासुर लिए बोली, जिस पर कुछ लम्हे उनके दरमियान खामोशी छा गई थी। एक जानिब सालिया बेगम उनकी बात पर हैरान थी तो दूसरी जानिब सबरीना उनके जवाब की मुंतजर। इस रिश्ते में मेरी ही नहीं बल्कि जावियार की भी रजामंदी शामिल है। वो उनकी खामोशी की वजह भापने की कोशिश कर रही थी, जिस पर उन्हें सालिया बेगम की आंखों में नमी नजर आई थी। हमें शादी की कोई जल्दी नहीं है, बस मांगने की एक छोटी सी रस्म होगी, फिर जब मुनासिब वक्त आएगा तो हम दोनों की शादी तय कर देंगे। पर इस सब के लिए तुम्हारी रजामंदी अहम है। अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है तभी बात आगे बढ़ेगी। सालिया बेगम की आंखों से आंसू रुखसार पर आ गिरे थे। यूं इतने अरसे बाद अपने दोस्त से मिलना एक गैर मामूली बात थी, और फिर यूं उसके आने से जिंदगी की हर परेशानी का यूं हल होना भी किसी मौजूद से कम ना था। क्या कोई परेशानी है सालिहा? वो उनके आंसू देखते बोली। सानिया बेगम ने नफी में सर हिलाया। तो फिर ये आंसू कैसे? ये खुशी के आंसू हैं सबरीना। मैं इस वक्त एक खुशगवार हैरत में मुब्तला हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारी सूरत में मेरे लिए एक फरिश्ता दुनिया में भेजा है जो मेरी हर मुश्किल को आसान बना देता है। वो सबरीना के हाथ पर हाथ रखे बोल रही थी। मैं तुम्हारी कितनी मशकूर हूँ ये मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। तुमने आबरू की तरह मेरे रुतबा के लिए भी ऐसा सोचा। लहजे में शुक्रगुजारी थी। ऐसे मत कहो सालिया, तुम्हारी बेटियां हैं ये इतनी अच्छी और सुलझी हुई। एक ने आकर मेरा घर जन्नत बनाया है और दूसरी उसे मजीद संवारेगी। सालिया बेगम के होठों पर मध्यम से मुस्कुराहट उभरी थी और इस लम्हे उन दोनों ने महसूस किया था कि उनके दरमियान बरसों पुरानी दोस्ती का रिश्ता आज और मजबूत हो गया था। सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी में फयाज लाशारी के हमरा फायका लाशारी बैठी हुई थी। दोपहर के 12 बज चुके थे। सारा वक्त शहरियार के पास रुकते अब वो घर जा रही थी। फयाज साहब के इसरार पर फायका बेगम भी उनके साथ घर जा रही थी। फयाज साहब ने फायका लाशारी की जानिब देखा, जो संजीदा चेहरा लिए बैठी हुई थी, रो रो कर सूजी हुई आंखें, वीरान चेहरा। वो बेहद परेशान थी। फयाज साहब ने आगे बढ़ते हुए उनका हाथ थामा। परेशान मत हो फायका, अब मैं आ गया हूं ना, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, अगर वो शहरियार के लिए कुछ नहीं कर पाए तो हम उसे इलाज के लिए बाहर ले जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो उन्हें तसल्ली देते हुए बोले थे, जिस पर फायका बेगम खामोशी से उन्हें देखती गई थी। कुछ देर बाद वो घर पहुंच गए थे। लाउंज में कदम रखते ही फायका बेगम फौरन अपने कमरे की जानिब चली गई थी, जबकि फयाज साहब फोन कान से लगाए किसी से बात करने में मसरूफ थे। कॉल खत्म होते ही उन्होंने सामने खड़े हुए मुलाजिम को आवाज देते हुए अपने पास बुलाया। शाहज़ैन कहाँ है? उसके पास आते ही फयाज साहब ने सवाल किया था, जिस पर मुलाजिम ने कोई जवाब न दिया। अपने कमरे में है। एक और सवाल। इस बार मुलाजिम ने जवाब देना जरूरी समझा। नहीं साहब। तो क्या फिर वो बाहर गया हुआ है? हैरान हुए, अपनी सेहत की उसे जरा भी फिक्र न थी। जी वो दरअसल वो वो मुलाजिम के लहजे में लड़खड़ाहट वाज़ेह थी, जबकि फयाज लाचारी की सवालिया नजरें। और वो बोलने लगा, दरअसल वो बेगम साहिबा और शाहजहान साहब के दरमियान शदीद बहस हुई थी, जिस पर वो गुस्से में अपनी गाड़ी लिए बाहर चले गए। फयाज लाशारी ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। कब गया था वो? कल शाम। तो क्या वो रात को भी घर नहीं आया? उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। नहीं साहब, वो रात में भी नहीं आए। उसकी बात सुनते ही फयाज साहब ने फौरन फोन निकालते हुए शाहजहान को कॉल मिलाई थी। बेल जा रही थी, मगर दूसरी जानिब से फोन नहीं उठाया जा रहा था। 3-4 बार उसे कॉल करने पर भी उसने फोन नहीं उठाया था। वो हमेशा यूं ही करता था, वक्त पर फोन उठाना शायद उसने सीखा ही नहीं था। फयाज लाशारी ने गुस्से और परेशानी के मिले जुले जज्बात लिए फवाद को कॉल मिलाई थी। वो यकीनन उसी के पास गया होगा। 2 बेल जाने के बाद दूसरी जानिब से फोन फवाद उठा चुका था।
हेलो फवाद बेटा। वो फौरन बोले, शाहजैन तुम्हारे साथ हैं? उसके कुछ कहने से पहले ही वो दूसरा सवाल कर चुके थे। नहीं अंकल, वो मेरे साथ नहीं है। मगर क्या हुआ, सब खैरियत है ना? वो फयाज साहब के लहजे में मौजूद परेशानी महसूस कर चुका था, जबकि उसका जवाब सुनते अब फयाज लाशारी वाकई शाहजैन के लिए बहुत परेशान हो गए थे। तुम्हारी उससे आखिरी मुलाकात कब हुई थी? उन्होंने फवाद से एक और सवाल किया था। 3 दिन पहले, जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। इस जवाब पर दूसरी जानिब एकदम खामोशी छा गई थी। अंकल, सब ठीक है ना? आप? उसकी बात अधूरी रह गई थी। शाहजैन की कल शाम से कोई खबर नहीं है। वो कहाँ है, किसके साथ है, कुछ मालूम नहीं। ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा। उनकी आवाज में मौजूद बेबसी फवाद महसूस कर सकता था। शाहजैन की ये लापरवाही, इतनी देर घर से बाहर रहना कोई गैर मामूली बात ना थी, मगर इस बार उसकी तबीयत के पेश नज़र वो दोनों मुतफक्किर थे। आप परेशान मत हो अंकल, मैं आ रहा हूँ ना, फिर हम देखते हैं इस मामले को। फवाद ये कहते फोन काट चुका था, जबकि फयाज लाशारी चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात लिए मोबाइल हाथ में पकड़े खड़े थे। वो आज कोर्ट से घर जल्दी आ गया था। ताशफिर ने सुबह में ही उसे बताया था कि सबरीना आज सालिया के घर रिश्ते की बात करने जाएंगी। फ्रेश होकर वो सीधा लाउंज में आया था, जहाँ सामने ही उसे नूर किचन की जानिब जाती हुई नजर आई। अम्मू जान कहाँ है? वो उसके पास आता बोला था। उसके लहजे में बेचैनी जाहिर थी। अपने कमरे में है, नूर जवाब देती हुई मुस्कुराई। वो जानती थी कि उसकी इस्तराब की वजह क्या है। वो तेज तेज कदम उठाता सबरीना के कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम अम्मू जान, कैसी हैं आप? लहजा काफी खुशगवार था। सामने बेड पर बैठी सबरीना ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा, जो अब उनके पास आ बैठा था। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बताओ, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? हैरत की बात थी कि वो आज 2 बजे ही घर मौजूद था। आज कुछ खास काम नहीं था तो सोचा जल्दी घर चला जाऊं। उसकी जल्दी वापसी की वजह भी सबरीना खूब समझती थी। आप कहीं गई थी आज? हाँ, सालिया की तरफ गई थी। मसरूफ अंदाज में जवाब देते हुए सबरीना ने कमरे में दाखिल होती हुई नूर की जानिब देखा। सालिया आंटी की तबीयत ठीक है ना? वो अनजान बन रहा था, जैसे वो नहीं जानता था कि उनके जाने के असल मकसद क्या था। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वो पुरसुकून अंदाज में बोली थी। गुस्से में उन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। जाविया चाहता था कि सबरीना खुद ही बात का आगाज करे, जबकि सबरीना उसकी जानिब से सवाल की मुंतजर थी। आपकी उनसे कोई बात हुई? बिलाखिर जाविया ने ही बात का आगाज किया था। उसके लिए मजीद इंतजार करना अब मुश्किल था। कैसी बात? सबरीना के अनजान बनने पर नूर ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। भाई ने आपको कुछ नहीं बताया था कि? ओह हाँ, याद आया, मैंने सालिया से बात की थी। उनकी बात पर जाविया को कुछ इत्मीनान हुआ था। तो फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? उसके लहजे में इस तरह वाज़ेह था, जबकि उसके तासुरात उसके कैफियत के अक्कासी थे। वो इस रिश्ते पर राजी नहीं है। जावियर को लगा उसे सुनने में कुछ गलती हुई है, मगर सबरीना के अफसोस के भरे तासुरात उनकी बात की सदाकत के शाहिद थे। पर क्यों? मेरा मतलब वो अफसोस और हैरानी के पास कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बेटा, वो लड़की की माँ है। उसके पास एतराज के लिए बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। सबरीना ने उसे समझाना चाहा था। नूर सबरीना की अदाकारी और सावियर के तासुरात देखती महसूस हो रही थी। मगर फिर भी अम्मू जान, आप उनसे पूछे ना कि इनकार की क्या वजह है। जावियर को यकीन ही नहीं आ रहा था कि सालिया रिश्ते से इनकार कर चुकी है। जावियर, बात समझने की कोशिश करो बेटा। मैंने रिश्ता मांगा है, उन्होंने इनकार कर दिया, बात खत्म। मजीद तफसीलात में पढ़ने से मामला खराब हो जाते हैं। सबरीना की अदाकारी से नूर वाकई मुतासिर हुई थी। मगर फिर भी अम्मू जान, कोई वजह तो होगी। वो बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। दरअसल उन्हें रुतबा के लिए एक सुलझे हुए और अच्छे लड़के की तलाश है, और तुम इस पर पूरे नहीं उतरते, सो उन्होंने इनकार कर दिया। इस बार बोलने वाली नूर थी। जाविया ने नूर को घूरते हुए सबरीना को मुखातिब किया था। अम्मू जान, आप बताएं मुझे कि उन्हें क्या एतराज है। कुछ तो बताया होगा ना आंटी ने? वो नूर की बात को नजरअंदाज करते हुए बोला। वो बहुत संजीदा था। सबरीना को अब उस पर तरस आ रहा था। इतने बेचैन क्यों हो रहे हो तुम? नूर दोबारा बोली थी। अम्मू जान, इसे कहे ना चुप हो जाएं, मैं बहुत परेशान हूँ। सबरीना उसे मजीद तंग करने का इरादा तर्क किया था और आगे बढ़ते हुए उसका हाथ थामा। जावियर बेटा, परेशान मत हो। जावियर ने हैरत से उनकी जानिब देखा था। सालिया को तुम्हारे और रुतबा के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। तो फिर ये सब? मैं मजाक कर रही थी बेटा, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा बेटा इस कदर परेशान हो जाएगा। सबरीना मुस्कुराते हुए बोली थी। जावियर को अब तक उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। आप सच कह रही हैं ना? हाँ बेटा, वो राजी हैं। कुछ दिनों में तुम्हारी और रुतबा की मंगनी की रस्म करने का इरादा है हमारा। ये सब तो बस। उनकी नजर नूर की जानिब उठी थी। मुझे अंदाजा ही नहीं हो सका कि ये सब इसका प्लान होगा, तो मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, नूर मैडम। उसके बाद के जवाब में नूर ने उसे मुंह चढ़ाते हुए बोली थी।
आपने देखा अम्मू जान, ये किस कदर बेचैन हो गया था, कितनी जल्दी है इसे शादी की। वो उसे छेड़ रही थी। इनकार की खबर सुनते ही हवाएं उड़ गई थी मोहतरम के चेहरे पर। नूर को आज सही मौका मिला था उसे तंग करने का। जावियर बाद में उससे हिसाब बराबर करने का इरादा करते हुए सबरीना की जानिब पलटा था। थैंक यू सो मच अम्मू जान, आप बहुत अच्छी हैं। वो उनका हाथ चूमता हुआ बोला था, जिस पर सबरीना ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा। फयाज साहब तेज तेज कदम उठाते हुए फायका बेगम के कमरे में दाखिल हुए थे। शाहजैन कहाँ है फायका? वो सामने बेड पर बैठी हुई थी। मुझे नहीं मालूम, मुख्तसर जवाब देते हुए वो खामोश हुई। तुम्हारी उससे किस बात पर बहस हुई थी? क्या कहा था तुमने उससे? उनके लहजे में सख्ती थी। फायका बेगम को उनके पहले सवाल पर ही अंदाजा हो गया था कि उन्हें शाहजैन की गैर मौजूदगी के बारे में इल्म हो चुका है। शहरियार की हालत देखने के बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने उससे क्या कहा था? वो अपनी जगह छोड़ते हुए उठ खड़ी हुई थी। मगर इसमें शाहजैन का क्या कसूर था फायका? उन्हें मालूम था कि हादसे के वक्त गाड़ी शाहजैन ही चला रहा था। वही मुजरिम है मेरे बेटे का, उसे इस हाल में पहुंचाने वाला। वो चिल्लाई थी। क्या हो गया तुम्हें फायका? वो बस एक हादसा था। उन्हें फायका लाशारी पर गुस्से के साथ साथ तरस भी आ रहा था। हादसा नहीं था, ये सब उसने जानबूझकर किया है। वो दुबदु बोली थी, जिस पर फयाज लाशारी को उनकी सहनी हालत पर शक हुआ था। वो कैसी बातें कर रही थी? वो भी हमारा ही बेटा है फायका, तुम एक बेटे के खातिर दूसरे बेटे को यूं। नहीं है वो हमारा बेटा, नहीं है। वो हिसियानी अंदाज में चिल्लाई थी। फयाज साहब को यकीन हो गया था कि वो अपने हवासों में नहीं है। तुम पागल हो गई हो फायका। वो अफसोस से गर्दन हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद फवाद उनके साथ मौजूद था। मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते उनकी हैरत में इजाफा हुआ था। मोबाइल की लोकेशन मुसलसल घर ही की आ रही थी और कुछ देर की तलाश के बाद वो मोबाइल उन्हें शाहजैन के कमरे से मिल चुका था। अब परेशानी में मजीद इजाफा हो गया था। शाहजैन की गाड़ी की लोकेशन मालूम होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। तकरीबन 2 घंटे बाद पुलिस की मदद से वो गाड़ी तक पहुंच चुके थे। गाड़ी की हालत देखकर वो कुछ पुरसकून हुए, क्योंकि दरख्त से टकराने के बावजूद उसका कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। मगर सवाल अब भी वही था कि अगर गाड़ी यहाँ थी तो शाहजैन कहाँ था? वो आज हॉस्पिटल से जल्दी घर आ गया था और इत्तफाकन आबरू भी 4 बजे तक घर पहुंच गई थी। उन दोनों की वापसी पर जावियर मिठाई लिए उनका मुंतजिर था। वो आज बेहद खुश था। उसकी हर हरकत से खुशी वाज़ेह झलक रही थी। सानिया बेगम सबरीना के जाने के फौरन बाद ही आबरू को कॉल करते हुए इत्तला दे चुकी थी, जबकि ताशफीन को यह खबर घर पहुंचने पर जावियर की तरफ से मिली थी। ताशफीन अपने कमरे में फोन कान से लगाए खड़ा था कि आबरू कमरे में दाखिल हुई थी और एक नज़र ताशफीन को देखते हुए बेड पर गिरे हुए सामान समेटने लगी। मैं कुछ देर तक आपको कंफर्म करता हूँ। ताशफीन ने ये कहते हुए कॉल काट दी थी। किसकी कॉल थी? आबरू ने मसरूफ से अंदाज में फाइल्स टेबल पर रखते हुए बेड से अपना पर्स उठाया था। हॉस्पिटल से? सब खैरियत है? आबरू ने ताशफीन के संजीदा तासुरात देखते हुए सवाल किया था। हाँ सब खैरियत है। दरअसल हॉस्पिटल वाले मुझे कल होने वाले एक सेमिनार के लिए इस्लामाबाद भेजना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल की नुमाइंदगी के लिए। ताशफीन वजाहत देते हुए बेड पर आ बैठा था। कल? आबरू भी उसके साथ आ बैठी। ताशफीन ने इस्बात में सिर हिलाया। 2 दिन के लिए जाना है। कल सुबह की पहली फ्लाइट से जाना होगा और परसों शाम में वापसी। मैं कंफ्यूज हूँ, जाना चाहिए या नहीं। उसने अपनी परेशानी आबरू के सामने रखी। मेरा ख्याल है कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। क्या पता ये मौका दोबारा मिले ना मिले, और वैसे भी सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। आबरू ने अपनी राय पेश की। चलो ठीक है फिर, पर मैं भी उन्हें कह देता हूँ कि मेरी भी एक शर्त है। आबरू ने हैरत से उसकी जानिब देखा। कैसी शर्त? यही कि मेरी बीवी भी मेरे साथ जाएगी। ताशफीन ये मामला पहले ही तय कर चुका था। मैं? आबरू की हैरत में इजाफा हुआ था। जाहिर है आबरू, अब मेरी एक ही बीवी है तो। उसने जुमला अधूरा छोड़ा। बहुत शौक है ना आपको एक से ज्यादा बेगमात का? वो तीखी नजरों से उसे देखते हुए बोली थी। नहीं भाई, तुमसे शादी करने के बाद सारा शौक एक ही बार में पूरा हो गया है। वो हंसते हुए बोला था, जिस पर आबरू उसे घूरते हुए बेड से उठ खड़ी हुई थी। चलोगी ना मेरे साथ? ताशफीन ने सवाल करते हुए उसका हाथ थामा। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आबरू ने जवाब देते हुए ताशफीन के बदलते तासुरात देखे। मगर कोई बात नहीं, मैं अभी बात करती हूँ, 2 दिन की छुट्टी तो मिल ही जाएगी। वो सामने बैठे शख्स के लिए इतना तो कर ही सकती थी। उसकी बात पर ताशफीन मुस्कुराया। पर मेरा एक सवाल है, काम तो एक दिन का है, तो फिर छुट्टी 2 दिन की क्यों? वो सवाली नजरों से उसे देखती बोली थी। पहला दिन तो मसरूफियत में गुजर जाएगा और दूसरा दिन मैं अपनी बीवी के साथ इस्लामाबाद घूमूंगा। ताशफीन ने वजाहत दी थी। यानी आप सब कुछ पहले ही तय कर चुके हैं? आबरू के सवाल पर वो मुस्कुराया। कह सकते हैं। वो हॉस्पिटल वालों से पहले ही बात कर चुका था, बस आबरू से बात करना बाकी था। फिर ठीक है, जब बाकी सब आप पहले ही तय कर चुके हैं
तो अब पैकिंग और बाकी सारी तैयारी भी आप अकेले ही करेंगे। चेहरे पर गुस्से के मसनूई तासुरात सजाते हुए बोली और कमरे से चली गई थी, जबकि पीछे बैठा तासफिर ने हंसते हुए मोबाइल उठाया था। उसका इरादा पहले हॉस्पिटल कॉल करते हुए उन्हें कंफर्म करने का था। गाड़ी के आसपास के इलाके में मौजूद तमाम जगहों पर शाहजैन को ढूंढते बिलाखिर रात में वो उस हॉस्पिटल तक पहुंचे थे जहां शाहजैन मौजूद था। हॉस्पिटल में आते ही उन्हें वहां 2 नामालूम लाशों और 3 नामालूम मरीजों की इत्तला मिली थी। लाशों के बारे में सोचते हुए भी फयाज लासारी साहब को अपनी रूह फना होती हुई महसूस हो रही थी। इसलिए फयाज साहब का इरादा पहले मरीजों को देखने का था, मगर जब 2 मरीजों को देखने के बाद भी वो मायूस ठहरे थे, तो उनका दिल तेज तेज धड़कने लगा था। अगर तीसरा मरीज भी शाहजैन ना हुआ तो फिर क्या होगा? इस वार्ड में दाखिल होते ही उनकी धड़कन बहुत तेज थी, जबकि चेहरा इस्तराब और परेशानी के मारे जर्द हो रहा था। इस सारी सूरत हाल में फवाद उनके साथ साथ था। कुछ फासले से ही उन्हें एक बेड पर लेटा हुआ शाहजैन नजर आया था। वो तेज तेज कदम उठाते हुए उसकी जानिब बढ़े। उसे देखते ही फयाज लाशारी को अपने दिल में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। उसके पास पहुंचते ही उन्होंने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामा। शाहजैन बेटा। होठों से बेइख्तियारी उसका नाम निकला। चेहरे पर किसी का लम्स महसूस करते हुए शाहजैन ने आंखें खोली और नीम वह आंखों से फयाज साहब की जानिब देखा था। सनासाई की किरण फयाज साहब ने उसकी आंखों में वाज़े महसूस की थी, जबकि पास खड़ा हॉस्पिटल का अमला अंदाजा कर चुका था कि यही लोग उस मरीज के वारिस हैं। शाहजैन को इस वक्त भी ड्रिप लगी थी। उसकी हालत पहले से कुछ बेहतर थी, मगर वह दोबारा अपनी आंखें मूंद चुका था। फयाज साहब ने झुककर उसका माथा चूमा था। उनका बेटा सही सलामत उनकी आंखों के सामने था। कुछ लम्हे उसके पास रुकने के बाद फयाज लाशारी ने फवाद को मुखातिब किया था। फवाद, तुम यहीं रुको शाहजैन के पास, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। उनकी बात पर फवाद ने अस्बात में सर हिलाया, जबकि फयाज साहब कदम उठाते हुए बाहर की जानिब बढ़ गए। वो आज बहुत खुश थी। आसपास मौजूद हर चीज ही उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुबह से होठों पर एक मुस्कुराहट छाई हुई थी और इन सब कैफियत की वजह आज सबरीना का उनके घर आना और सानिया बेगम का उसके और जावियर के रिश्ते के लिए हामी भरना था। वो शख्स जो उसे एक वक्त में इंतहाई नापसंद था, जिससे हुई पहली मुलाकात में वो उसके दांत तोड़ना चाहती थी, आज उसके लिए इतना खास हो गया था कि उसके साथ जिंदगी गुजारने का ख्याल ही उसके लिए बेहद खुशगवार था। वो यूं ही मुस्कुराते हुए अपने कमरे में दाखिल होते ही बेड पर जा बैठी थी कि साइड टेबल पर पड़ा उसका फोन बजने लगा था। हाथ बढ़ाते हुए फोन उठाया कि नजर स्क्रीन पर जगमगाते हुए नाम पर पड़ी थी। मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। फोन करने वाला शख्स वही था जो उस वक्त उसकी सोचों का महवर था। अस्सलाम वालेकुम। कॉल उठाते ही फोन कान से लगाया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मोहतरमा? दूसरी जानिब से जावियार की ताज़ा दम आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। रुतबा के दिमाग में फौरन ही एक ख्याल नमूदार हुआ। आप कौन बात कर रहे हैं? वो लहजा संजीदा के बोली थी। अरे वाह, रिश्ता तय होते ही कोई पहचान तक भूल गया। मुकाबिल भी जावियार था। एक्सक्यूज मी मिस्टर, कौन है आप? अपना तारुफ करवाएं। रुतबा हर मुमकिन हद तक खुद को संजीदा रखने की कोशिश कर रही थी। ओह, तो ऐसी बात है, तो फिर सुने मेरा तारुफ जो आज सुबह ही अपडेट हुआ है। जावियार की बात पर रुतबा उसके जवाब की मुंतजिर हुई। मैं एडवोकेट जावियार अफरीदी हूँ, डॉक्टर रुतबा सिद्दीकी का होने वाला मंगेतर, और फिर कुछ अरसे बाद होने वाला शोहर, और फिर बस बस इतना तारुफ काफी है। रुतबा उसकी बात काटते हुए बोली थी, जिस पर दूसरी जानिब मौजूद जावियार मुस्कुराया। क्यों फोन किया है मुझे? कोई अहम बात है क्या? कॉल करने की कोई खास वजह? वो एक ही साथ 3 मुख्तलिफ सवाल दाग चुकी थी, जिन सब का मफहूम एक ही था। क्या अब भी मुझे आपको फोन करने के लिए कोई खास वजह दरकार है? जावियर के जवाब ने उसे लाजवाब किया था। कुछ लम्हे खामोशी उन दोनों के दरमियान हायल रही थी। खैर, मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया था कि मैंने कहा था ना कि लड़की राजी है। वो अपनी बात उसे याद दिलाता हुआ बोला, जो शायद भूली ही नहीं थी। रुतबा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ याद है, और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। बेइख्तियारी में उसके होठों से अदा हुआ ये जुमला सुनते ही जावियर के होठ मुस्कुराहट में ढले थे। अरे वाह, आपको तो मेरी सारी बातें बहुत अच्छी तरह याद हैं। रुतबा अपनी बेइख्तियारी पर पछताई थी। पर मेरा एक सवाल है। पूछे जनाब। आज आपके हर सवाल का जवाब देने को जावियर अफरीदी तैयार है। खुशी उसके लहजे में झलक रही थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? बिना तमहीद बांधे उसने दिल में पैदा होता हुआ सवाल उसके सामने रखा। जब तुम तकलीफ में थी और तुम्हें उस हाल में देखना मेरी बर्दाश्त से बाहर था, तो मुझे एहसास हुआ था कि ये जज्बा मैं सिर्फ दोस्त की हैसियत से महसूस नहीं कर रहा, बल्कि ये तो। वो रुका। रुतबा तेज धड़कते दिल के साथ उसकी बातें सुन रही थी। मोहब्बत है जो जाने अनजाने में मुझे तुमसे हो गई। बार बार तुमसे मुलाकात की ख्वाहिश दिल में पैदा होना
एक मुलाकात का बहुत देर तक दिल दिमाग पर छाए रहना, इन सब चीज़ों का इशारा एक ही जानिब था। वो अपने दिल में उसके लिए मौजूद कैफियत से उसे आगाह कर रहा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि ये हाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, बल्कि दूसरी जानिब भी कुछ। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रुतबा उसकी बात काटते बोली। पर मेरे पास तो इसका एक सबूत भी है। जावियर फौरन बोला। कैसा सबूत? भाभी से बात हुई थी मेरी, कोई इस रिश्ते का पहले से ही मुंतजिर था। रुतबा को एकदम आबरू से हुई अपनी बात याद आई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने जावियर से इस बारे में बात की होगी। क्या एक सबूत काफी है या और? मैं बाद में बात करूंगी, अल्लाह हाफिज। ये कहते ही फोन काट चुकी थी, जबकि जावियर जानता था कि इस वक्त उसके चेहरे के तासुरात कैसे होंगे। उसकी ट्रिप खत्म हुए हुए अभी कुछ ही देर गुजरी थी, जबकि फयाज साहब अब तक वापस नहीं आए थे। शाहजैन बेड पर लेटा मुसलसल खला में मौजूद किसी गैरमनई नुक्ते को घूर रहा था, आंखें बेतासुर जबकि चेहरा वीरान था। पास बैठा फवाद उसे कई बार मुखातिब करने की कोशिश कर चुका था, मगर उसने फवाद की जानिब से किए गए किसी सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोश था, बिल्कुल खामोश। इंसान की जिंदगी में अक्सर हकाइक उसे यूं ही खामोश कर देते हैं। माथे पर फयाज लाशारी की लम्स वो अब भी महसूस कर सकता था। दिमाग में फायका लाशारी की बातें गूंज रही थी। वो लाख चाहने के बावजूद भी वो बातें अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा था। उसे कुछ याद ना था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, उसे कौन यहाँ लाया था। याद था तो सिर्फ ये कि वो सड़क पर बेयारो मददगार और लावारिस इंसान की तरह पड़ा था। इन ख्यालात को झटकने की खातिर उसने गर्दन मोड़ते हुए दाई जानिब देखा। साथ वाले बेड पर एक बच्चा अपनी माँ के साथ मौजूद था। बच्चे के बाजू पर पट्टी बंधी थी, जबकि सामने बैठी औरत उन दोनों के दरमियान रखी प्लेट से खाना अपने बेटे को खिला रही थी। बच्चे की उम्र लगभग 6 साल थी। वो औरत अपने हाथ में छोटे छोटे निवाले बनाते हुए उसे खिला रही थी। उसके मुंह से गिरने वाला हर टुकड़ा वो खुद चुनती, वापस प्लेट में एक जानिब रखती, फिर दोबारा निवाला बनाते हुए उसकी जानिब बढ़ाती, और बच्चा मुस्कुराते हुए मुंह खोलते निवाला अपनी माँ के हाथों से खाता और फिर मुसलसल छोटी छोटी बातें करता, जिस पर उसकी माँ उसकी बातें सुनते मुस्कुराती कि अचानक बोलते बोलते वो तेजी से खांसने लगा था। उसकी माँ ने तड़प कर पानी का ग्लास उसके होठों से लगाया था। पानी पीते बच्चे को कुछ राहत मिली थी। ग्लास वापस रखते उसकी माँ ने उसे अपने साथ लगाते हुए उसका माथा चूमा था। ये सारा मंजर शाहजैन ने बहुत गौर से देखा था। उसकी नजर अब उस औरत के चेहरे के तासुरात पर थी, ममता से भरपूर, मोहब्बत भरे तासुरात। क्या ये मोहब्बत और शफकत उसे अपनी जिंदगी में मौसर आई थी? वो भी तो बीमार था, जख्मी था, मगर क्या उसकी माँ उसके साथ मौजूद थी? क्या उसने कभी तड़प कर उसे यूं अपने साथ लगाया था? बेशक वो अब एक छोटा बच्चा नहीं रहा था, बड़ा हो चुका था, मगर माँ तो माँ होती है ना। औलाद छोटी हो या बड़ी, माँ की ममता की तलब तो उसे हमेशा रहती है। मगर दर हकीकत वो बदकिस्मत था कि उसे उसकी माँ की ममता नसीब ही नहीं होती थी, बल्कि शायद वो जिसे माँ समझता रहा था वो उसकी माँ थी ही नहीं। फायका लाशारी की बातें एक बार फिर उसके कानों में गूंजने लगी थी। कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि उस बच्चे का बाप उसके पास आया था। वो बच्चा तेजी से उठते हुए उससे लिपट गया था। शाहजैन की आंखें बेइख्तियार ही आंसुओं से भरने लगी थी। वो शख्स अपने बच्चे का माथा चूमते हुए उसे अपने साथ बैठा चुका था, जबकि शाहजैन के लिए अब यह मजीद मंजर देखना मुश्किल हो गया था। उसे मालूम नहीं था कि फायका बेगम की बातें दुरुस्त थी या नहीं, पर अगर उनकी कही बातें हकीकत थी तो क्या वो वाकई अपने बाप का कातिल था? बेशक वो एक हादसा था, मगर वो जानता था कि उसमें कसूरवार वही था। इससे पहले कि आंसू उसके आंखों से निकलते उसके चेहरे पर गिरते, वो सख्ती से उन्हें साफ कर चुका था। शायद उसकी जिंदगी एक फरेब थी, जहाँ सब कुछ महज एक धोखा था, जहाँ माँ बाप जैसे मोतबर रिश्ते भी सच्चे नहीं थे। फयाज लाचारी डॉक्टर से बात करते शाहजैन की डिस्चार्ज स्लिप बनवा चुके थे। उसकी तबीयत काफी बेहतर थी, इसलिए डॉक्टर को भी उसे ले जाने पर अब कोई एतराज ना था। फयाज लाचारी दोबारा उसके पास आए थे। वो अब उठकर बैठ चुका था, जबकि नजरें अपने दाएं जानिब मौजूद उस बेड पर थी जहाँ से कुछ देर पहले ही वो बच्चा अपने वालिदैन के साथ गया था। शाहजैन, फयाज लाशारी ने उसे मुखातिब किया था, मगर वो वहीं देखता रहा। शाहजैन, इस बार उन्होंने आगे बढ़कर उसका हाथ थामते हुए उसे पुकारा। शाहजैन ने गर्दन मोड़ते हुए उनकी जानिब देखा। उनके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। दिल ने सवाल किया कि वो फायका लाशारी की तरह अपने बेटे शहरियार के पास क्यों नहीं गए थे। दिमाग ने फौरन जवाब दिया था, क्योंकि वो लाइल्म थे। तुम ठीक हो बेटा? उसे खामोश देखते हुए उन्होंने सवाल किया था, जिस पर कुछ देर शाहजैन उन्हें देखता रहा था और फिर नजरें झुकाते हुए अस्पात में सर हिलाया। चलो बेटा घर चले। वो उसे जल्द अज जल्द यहाँ से ले जाना चाहते थे। किसके घर? शाहजैन के सवाल पर फयाज लाशारी ने हैरत से उसकी जानिब देखा, जबकि पीछे खड़ा फवाद उसके बात पर हैरान हुआ था। अपने घर?
फयाज साहब ने मुख्तसर जवाब दिया। मेरा कोई घर नहीं है। उसका लहजा अटल था। शाहजैन बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? फयाज लाशारी को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। ये सवाल आप मुझसे नहीं बल्कि मॉम से पूछिएगा, क्योंकि उनके मुताबिक वो मेरा नहीं आप सबका घर है। फयाज लाशारी ने आसपास देखा। उससे पहले कि लोग उनकी जानिब मुतवज्जह होते, उन्हें बात संभालनी थी। पर दर हकीकत पहले फायका लाशारी की और अब शाहजैन की बातें उन्हें हैरत में मुब्तला कर रही थी। तो तुम भी तो हमारे बेटे हो, वो उसे समझाने लगे थे। मॉम के मुताबिक मेरा उस घर में मौजूद किसी भी फर्द से कोई रिश्ता नहीं है। ये बात फयाज लाशारी को खामोश होने पर मजबूर कर गई। ये आखिर क्या हो रहा था वो समझने से कासिर थे, जबकि फवाद को शाहजैन से ऐसी बातों की उम्मीद ना थी। वो बहुत ज्यादा परेशान है बेटा, जज्बात में ऐसी फजूल बातें कह दी होगी उसने। वो भी उसे कायल कर रहे थे। गुस्से में अपनी औलाद से लाताल्लुकी कौन करता है डैड? उसका सवाल दुरुस्त था। मैं उसे समझाऊंगा शाहजैन, पर अभी तुम यहाँ से चलो प्लीज, हम घर जाकर बात करेंगे। वो इसरार कर रहे थे। मुझे नहीं जाना, वो बजीद हुआ। शाहजैन जिद मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, एक के बाद दूसरा एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा। तुम मगर देखे कितना ढीठ हूँ, अभी तक जिंदा हूँ। वो उनकी बात काटते बोला। अल्फाज के मामले में वो हमेशा ही संगदिल था। फजूल बातें मत करो और चलो हमारे साथ। मैं कह रहा हूँ ना कि हम घर पर जाकर बात करेंगे। फयाज साहब गुस्से में बोले थे, जिस पर वो खामोशी से दूसरी जानिब देखने लगा। फवाद, तुम इसे समझाओ और बाहर लेकर आओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। उनके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा था। वो मजीद उससे बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए कदम उठाते बाहर चले गए थे, जबकि जहन में फायका लाशारी और शाहजैन की बातें गूंज रही थी। कुछ तो था जिससे वो बेखबर थे। सबरीना के कमरे से निकलते उसका रुख अब अपने कमरे की जानिब था। ताशफिन खाने की मेज पर उन्हें इस्लामाबाद जाने के बारे में आगाह कर चुका था, मगर पैकिंग अभी बाकी थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो नजर सामने ताशफिन पर पड़ी थी, जो बैग बेड पर रखे हुए उसमें कपड़े डाल रहा था। पूरे बेड पर कपड़े बिखरे हुए थे। सफेद रंग की शर्ट तह करते हुए उसकी नजरें आबरू पर पड़ी थी, जो हैरानी से उसे देख रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं ताशफिन? वो सवाल करती आगे आई थी। अपने बीवी के हुक्म की तामील, मुख्तसर जवाब देते हुए उसने शर्ट बैग में रखी। ओह, तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप एक फर्माबरदार शौहर हैं और मैं एक जालिम बीवी? आबरू हाथ सीने पर लपेटते बोली। ताशफिन ने उसके अंदाज देखते हुए मुस्कुराहट दबाई। तो क्या ऐसा नहीं है? ताशफिन उसी के अंदाज में बोला। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए अब मैं यहाँ बैठकर आपको काम करता हुआ देखूंगी। वह बेड के साथ रखे हुए सोफे पर बैठ गई थी। उसकी बात पर ताशफिन ने पलटकर एक नजर उस पर डाली थी और फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि आबरू को एहसास हुआ था कि बैग में मौजूद कपड़ों की तादाद काफी ज्यादा है। ये आप इतने कपड़े ज्यादा क्यों रख रहे हैं ताशफिन? हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं। वो उसे याद दिलाती बोली। क्या पता मेरा इरादा बदल जाए और मैं मजीद कुछ दिन। ऐसा कुछ नहीं होगा ताशफिन, मैंने सिर्फ 2 दिन का ऑफ लिया है। आबरू उठकर उसके पास आई थी। मगर मैं तो सोच रहा हूँ कि कम से कम 1 हफ्ता तो होना ही चाहिए। ताशफिन उसके तासुरात से महसूस हो रहा था। प्लीज ताशफिन, हम फिर चले जाएंगे ना, मगर इस बार सिर्फ 2 दिन, क्योंकि 2 दिन बाद एक अहम केस की पेशी है जिस पर मेरा होना बहुत जरूरी है। वो इसरार के साथ वजाहत देते हुए बोली थी। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। ताशफिन उसकी आंखों में देखते हुए बोला। या आपने कुछ ज्यादा ही शर्त रखना शुरू नहीं कर दी आजकल? आबरू ने भवें सुकेड़कर उसकी जानिब देखा था। क्या करूं, हालात ने ही मजबूर कर दिया है। ऐसे तो मेरी बात मानी नहीं जाती, इसलिए शर्त रख देता हूँ। ताशफिन ने मासूमियत भरे तासुरात लिए जवाब दिया। वाह, क्या हाल निकाला है आपने। खैर बताएं, इस बार क्या शर्त है आपकी? प्लीज मेरे साथ पैकिंग करवा दो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रखूं और क्या छोड़ूं। वो अपनी मुश्किल उसके सामने रख चुका था, जिस पर अब वो दोनों मिलकर बैग में सामान रख रहे थे। ताशफिन की तमाम चीजें रखते हुए अब आबरू के सामान की बारी थी। रुको मैं बताता हूँ। ताशफिन आबरू की अलमारी के सामने आया और कुछ देर बाद वो कपड़ों का इंतखाब कर चुका था। आपने तमाम रेड के शेड्स निकाले हैं ताशफिन, वो उन कपड़ों की जानिब देखते हुए बोली थी। हाँ, तो नई नवेली दुल्हन को लाल रंग ही तो पहनना चाहिए। इस बात पर उसने हैरत से ताशफिन की जानिब देखा था। मैं नई नवेली दुल्हन नहीं हूँ ताशफिन, हमारी शादी को पूरे 4 माह होने वाले हैं। आबरू ने उसे याद दहानी करवाई थी। सिर्फ 4 माह ही तो हुए हैं, और मेरे हिसाब से तो तुम अभी भी नई दुल्हन ही हो, इसलिए हम यही कपड़े लेकर जाएंगे। ताशफिन की बात पर आबरू ने मुस्कुराते हुए हार मानी, जबकि ताशफिन अब उसे फ्लाइट की टाइमिंग बता रहा था। फयाज लाशारी ने एक नजर साथ बैठे हुए शाहजैन की जानिब देखा था, जो पूरा रास्ता खुद पर खामोशी का खोल चढ़ाए हुए बैठा था। फवाद को उसके घर छोड़ते अब उनका रुख लाशारी विला की जानिब था। इतने में फयाज लाशारी का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर जगमगाता नाम गफ्फार का था। फोन कान से लगाते वो दूसरी जानिब देखने लगे थे। हाँ गफ्फार, शाहजैन मेरे साथ हैं।
गफ्फार ने शाहज़ैन की खबर लेने के लिए फ़ोन किया था। उसे आज सुबह ही फयाज लाशारी के जरिए यह खबर मिली थी। हाँ तुम आ जाओ, मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो गफ्फार से बिजनेस के मुतालिक कुछ अहम बातें करना चाहते थे। उन्हें घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। गाड़ी से उतरते शाहज़ैन के कदमों की रफ्तार बेहद कम थी, जिस पर फयाज लासारी ने उसके साने पर हाथ फैलाया था और उसे साथ लेते हुए अंदर दाखिल हुए थे। सामने ही उन्हें फायका लाशारी खड़ी हुई नजर आई, जो मुलाजिम से कुछ बात करने में मसरूफ थी। उनकी निगाह दोनों पर पड़ी। चेहरे के तासुरात सपाट हो गए थे। शाहज़ैन के कदम रुक गए थे। फयाज लाशारी आगे बढ़े। उन्हें शदीद हैरत थी कि शाहज़ैन के वापस लौटने पर भी फायका उसकी जानिब नहीं बढ़ी थी। क्या वो गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि शाहज़ैन की हालत भी उनका दिल नरम नहीं कर पाई थी कि नज़र शाहज़ैन पर पड़ी, जो पीछे खड़ा था। शाहज़ैन बेटा, आओ बैठो, वो शाहज़ैन को पुकारते हुए बोले थे, जबकि दूसरी जानिब शाहज़ैन को यकीन आ चुका था कि सामने खड़ी औरत वाकई उसकी माँ नहीं है, क्योंकि औलाद को इस हाल में देखते माएँ तो तड़प जाती हैं, और फायका लाशारी ने तो उसकी जानिब एक कदम उठाना तक ज़रूरी नहीं समझा। नहीं डैड, पहले आप इनसे पूछें कि जो कुछ इन्होंने मुझसे कहा था वो हकीकत थी या नहीं। उसका सवाल अब भी वही था। एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद वो सब झूठ हो। पर बेटा तुम बैठो तो सही, वो दोबारा उसे बैठने का कह रहे थे, मगर मुकाबिल भी शाहज़ैन लाशारी था, अपनी जिद का पक्का। नहीं, पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये घर मेरा है या नहीं, वो सख्त लहजे में बोला था। फयाज लाशारी फौरन फायका लाशारी की तरफ पलटे, जो वहीं खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। फायका, बताओ इसे कि तुमने वो सब बातें महज गुस्से और परेशानी की कैफियत में की थी। वो शाहज़ैन से ज्यादा खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर दिल में एक डर था कि कहीं फायका लाशारी इस बात से इनकार ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं है फयाज, मैंने जो कहा था हर बा हर्फ बिल्कुल सच था, वो दो टोक लहजे में बोली। जिसका डर था वही हुआ। मेरे बेटे की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ ये है, उसे इस हाल में तुमने ही पहुंचाया है। वो शाहज़ैन की जानिब देखते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाई थी। बस करो फायका, होश के नाखून लो, जब से मैं आया हूँ तुमने एक ही बात की रट लगा रखी है। फयाज लाशारी की आवाज भी इस बार ऊंची थी। वो तंग आ चुके थे फायका लाशारी की इन बातों से, जबकि उनकी इस बात पर शाहज़ैन तल्खी से मुस्कुराया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, शहरियार की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, बल्कि आपके मुताबिक तो मैंने अपने बाप को भी कत्ल किया है। फयाज लाशारी ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। ये वो क्या कह रहा था? उसी लम्हे लॉन्च में गफ्फार दाखिल हुआ। तो फिर मुझे बताएं कि आप कौन हैं, क्या रिश्ता है मेरा आपसे? इस बार वो फयाज लाशारी से मुखातिब हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो शाहज़ैन? हैरत के मारे वो बस इतना ही कह पाए। ये सब मेरे नहीं, मॉम के अल्फाज हैं। वो मुझे पहले ही साफ अल्फाज में मुझे बता चुकी हैं कि मेरा इस घर के किसी भी फर्द से कोई रिश्ता नहीं। शाहज़ैन ने बेतासुर चेहरा लिया, अपनी बात मुकम्मल की। इस बार फयाज साहब के साथ गफ्फार भी हैरान हुआ, यानी राज से पर्दा उठ चुका था। फायका लाशारी जो इतना अरसा इस राज को छुपाने के खातिर गफ्फार के हाथों ब्लैकमेल होती रही थी, कहीं यह हकीकत सब पर आस्कार ना हो जाए। आज वो खुद ही इस राज को फाश कर चुकी थी। फयाज लाशारी के पास अल्फाज खत्म हो चुके थे। आखिर ये क्या हो रहा था? उन सब के दरमियान छाई हुई खामोशी को फायका लाशारी की आवाज ने तोड़ा था, जो नफरत में अब हर हद पार कर चुकी थी। मैंने जो कहा बिल्कुल सच कहा है, हमारा तुमसे एक कातिल से कोई रिश्ता नहीं। फायका लाशारी को अब किसी का कोई लिहाज नहीं था, जबकि शाहज़ैन अपने सामने खड़ी उस औरत को जिसे वह अपनी माँ कहता था, उसके दिल में अपने लिए मौजूद नफरत को देखते बेहद असियत से गुजरता रहा था। उसकी हर उम्मीद अब टूट चुकी थी। अपनी बकवास बंद करो फायका, ये क्या ऑल फोल बोल रही हो? किसका कत्ल किया है इसने? फयाज लाशारी चिल्लाए थे। उन्हें इस वक्त फायका लाशारी पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जबकि दूसरी जानिब फायका बेगम को ये सब कहते हुए आज कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उनका सहन इस बात को समझने से भी कासिर था कि ये सब मकफात अमल है। उनके किए गए तमाम आमाल ही आज उनके सामने आ रहे थे। अपने बाप का कातिल है ये, और हमारी खुशियों का भी। मेरे बेटे की हर तकलीफ का जिम्मेदार है ये, वो ऊंची आवाज में कहते हुए रोने लगी थी। फयाज लाशारी की अब बस हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फायका, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो एक हादसा था, तुम बार बार शाहज़ैन को इसका जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हो? वो भी तो हमारा बेटा नहीं है, ये हमारा बेटा नहीं है, वो रोते हुए चिल्लाई थी। वो अपने हवासों में नहीं थी। हमारा सिर्फ एक ही बेटा है शेरयार। शाहज़ैन का बस नहीं चल रहा था कि एकदम जमीन फटे और उसके अंदर समा जाए। वो धोखे और फरेब की जिंदगी गुजारता आया था, और अब हकीकत तमाचे की सूरत में उसके साथ को छलनी कर रही थी। फयाज साहब का सर फटने लगा था। उससे पहले कि वो कुछ कहते, गफ्फार कदम बढ़ाता हुआ आगे आया। फायका भाभी बिल्कुल सच कह रही हैं फयाज साहब। गफ्फार ने बिल आखिर उस रात से मुकम्मल तौर पर पर्दा उठाने के फैसला कर लिया था।
अब मजीद इस हकीकत को छुपाने का कोई फायदा नहीं था। शाहजैन से वाकई आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं है। फयाज लाशारी को अपने कदमों पर खड़ा होना बेहद मुश्किल महसूस होने लगा। ये तुम क्या कह रहे हो गफ्फार? उनके लहजे में लड़खड़ाहट थी, जबकि पास खड़ा हुआ शाहजैन एक जिंदा लाश के मानिंद खड़ा गफ्फार की जानिब देखने लगा था। यही हकीकत है फयाज साहब, जिसको छुपाने की खातिर मैंने हर नाजायज काम किया और आज उसी की सजा भुगत रहा हूँ। लहजे में मलाल वाजे था। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही गफ्फार। तुम किस हकीकत की बात कर रहे हो और तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? आपके हर सवाल का जवाब है मेरे पास। मुझे बस आपका कुछ वक्त चाहिए होगा। मैं खुद आज इस रात से पर्दा उठाना चाहता हूँ। जो मेरे ज़मीर पर एक बोझ है, मैं इस बोझ को हल्का करना चाहता हूँ। गफ्फार फयाज लाशारी की जानिब देखता हुआ कह रहा था। आपको बस कुछ देर बैठकर मेरी कहानी सुननी होगी, जिसको छुपाने की खातिर दो लोगों ने हलाल और हराम की तफरीक भुला दी थी और आज उनकी औलाद उनके अमाल का नतीजा भुगत रही है। इस बार गफ्फार की नजरें फायका लाशारी पर थी और कुछ ही लम्हे गुजारने के बाद गफ्फार की जबान माजी की किताब के हर वर्ग पर लिखे अल्फाज पढ़ने लगी। वो बिस्तर पर लेटी काफी देर से करवट बदल रही थी, मगर नींद अब भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी नजर एकदम घड़ी की जानिब उठी थी। रात के 12 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी थे। उस आस और उम्मीद के साथ मोबाइल उठाते हुए स्क्रीन ऑन की, मगर खाली स्क्रीन देखते एक बार फिर उसके दिल को उदासी ने आन घेरा था। आंखों में नमी उतरने लगी थी। आज उसका बर्थडे था। सभी ने उसे विश किया था, ढेरों दुआएं दी थी। सामने राबी बेगम और मेहमल ने उसके लिए खास इंतजाम करते उसे तोहफे भी दिए थे, मगर एक शख्स ने आज उसे बिल्कुल ही फरामोश कर दिया था। अफाक ने उसे विश तो बहुत दूर की बात थी, कॉल तक नहीं की थी। ना कोई मैसेज ना कोई कॉल देखते इस बार उससे बहुत खफा थी, मगर खुद ही थक कर उसने शाम में उसे फोन किया था, मगर दोनों बार कॉल करने पर अफाक ने उसकी कॉल काट दी थी, जिस पर इसबा की खफगी में मजीद इजाफा हो गया था। अब वो अगले 2 दिन उससे बात करने का इरादा तर्क कर चुकी थी, पर वो ये भी जानती थी कि अक्सर मसरूफियात के पास भी वो उसका फोन नहीं उठा पाता था, मगर कम अज कम आज के दिन तो उसे इसबा को कॉल जरूर करनी चाहिए थी। वो यूं ही लेटी थी कि एकदम दरवाजा बजने लगा था। उसने बेड से उठते ही दुपट्टा लिया था और आगे बढ़ते हुए दरवाजा खोला। सामने महमल खड़ी थी। सॉरी इसबा, तुम्हें नींद से जगा दिया? वो आहिस्ता आवाज में बोली। कोई बात नहीं, मैं जाग रही थी, मगर आप बताएं क्या हुआ है, सब ठीक है ना? रात के इस पैर महमल के यूं आने पर उसे तफ्तीश हुई थी। हाँ सब ठीक है। वो दरअसल मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं चाह रही थी कि अगर तुम थोड़ी देर लॉन में मेरे साथ वॉक कर लो तो शायद खुली फिजा में जाने से मुझे तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। महमल ने वजाहत की थी। वो रात के इस पहर लॉन में इसबा के अपने साथ ले जाना चाहती थी। आप रुके, मैं आ रही हूँ। इसबा के जवाब पर महमल मुस्कुराई थी। कुछ देर बाद वो दोनों लॉन से गुजरते लॉन में दाखिल हुई थी। आसमान मुकम्मल तारीख था। चांद भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रुखसत हो चुका था। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि महमल बोलने लगी। इस बार तुम प्लीज यहीं रुकना, मैं बस अभी आई। वो इस बार की जानिब से कोई जवाब सुने बिना ही तेजी से अंदर चली गई थी। इस बार उसके इस अमल पर हैरान थी कि आसपास नजर दौड़ाई। उसे टेबल पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी थी। तजस्सुस के जेरे असर कदम उठाती हुई उस जानिब गई थी और मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हुए टेबल पर पड़ी उस चमकती हुई चीज की जानिब देखा था। वो एक छोटा सा बर्थडे कार्ड था, जिस पर लिखे अल्फाज पढ़ते इस बार की हैरत में इजाफा हुआ था। हाथ बढ़ाते हुए उसने कार्ड उठाया कि नजर उस पर लिखे हुए अल्फाज पर ठहर गई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू माई डियर वाइफ। मेरी जिंदगी में रोशनी भरने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसबा की धड़कनें एकदम से बहुत तेज हो गई थी और इसी लम्हे उसे अपने पीछे आहट की आवाज आई। वो महसूस कर सकती थी कोई उसके पीछे खड़ा है। वो एकदम तेजी से पलटी थी कि सामने का मंजर देखते उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल सामने। चेहरे पर मुस्कुराहट, जबकि हाथों में केक था जिस पर जलती हुई मोमबत्ती में उन दोनों का चेहरा चमक रहा था। हैप्पी बर्थडे माई लेडी, एंड सो सॉरी, कुछ ज्यादा ही देर हो गई। अफाक की आवाज उसकी समाज से टकराई थी। उसके दिल में ढेरों सुकून उतर गया था, मगर वो अब भी शौक की कैफियत में खड़ी थी कि अफाक ने उसके आंखों में आंसू उमड़ते हुए देखे थे और कुछ लम्हे खामोशी की नजर करते हुए वो तेजी से अफाक से लिपट गई थी। उसका ये अमल गैर मुतवक्का था, मगर अफाक को उससे उम्मीद भी यही थी। वो रो रही थी, ये बात वो जानता था। अफाक ने हाथ बढ़ाते हुए केक टेबल पर रखा था और इसबा के गिर्द हाथ बांधते हुए उसे अपने साथ लगा लिया था। उसकी कमजोर दिल की बीवी इस सरप्राइज पर भी रो रही थी। खूब आंसू बहा लेने के बाद इसबा को एकदम अपनी हरकत का एहसास हुआ था। वो आहिस्ता से अफाक से अलग हुई। कुछ और आंसू बाकी हैं अभी, या आज के लिए इतना ही है? अफाक की बात पर वो नफी में सर हिलाते हुए अपने आंसू साफ करने लगी। आपने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? वो खपकी से सवाल कर रही थी।
अगर पहले बता देता तो ये लम्हा कैसे मुअस्सिर होता। अफाक की मुस्कुराहट पर इस्पा ने नजरें चुराई थी। फौरन अपनी बेइख्तियारी पर अफसोस हुआ था। चलो अब छोड़ो इन बातों को, आओ केक काटते हैं, इससे पहले कि अगले दिन का आगाज हो जाए। वो केक की जाने बढ़ा और छुरी उठाते हुए इस्पा की जाने बढ़ाई थी, जिस पर इस्पा ने मुस्कुराते हुए केक काटते अफाक को खिलाया था। यही अमल अफाक ने दोहराया था। शुक्र है टाइम पर घर पहुंच गया, वरना पूरी जिंदगी ताने सुनने पड़ते कि आप तो मेरी पहली बर्थडे ही भूल गए थे। अफाक ने आखिरी के अल्फाज हाथ कमर पर रखते हुए इस्पा के अंदाज में कहा था। मैंने कब ताने दिया आपको? इस्पा ने इस बार वाकई कमर पर हाथ रखते हुए उससे सवाल किया था। वो अपने पुराने रूप में वापस आ गई थी। वो दोनों अब कुर्सियों पर बैठे मोबाइल की टॉर्च ऑन किए केक खाते हुए बातें कर रहे थे। शिकवे, शिकायतें, गिले, वो बहुत कुछ सुनाने की मूड में थी कि एकदम से उसे ख्याल आया। आपने खाना खाया है अफाक? अफाक ने नफी में सर हिलाया। आखिरी फ्लाइट लेने के चक्कर में खाना नहीं खा सका, वो वजह देते हुए बोला। चलें फिर, आए मेरे साथ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वो फौरन उठ खड़ी हुई थी कि दिमाग में एक और सवाल बेदार हुआ। आपका सामान कहाँ है? वो मैंने पहले ही अंदर दे दिया था। इस बार समझ गई थी कि वो आने से पहले ही महमल के साथ मिलकर प्लान बना चुका था, तभी तो महमल उसे यहाँ लाई थी। चले आ जाएं अब। वो अफाक का हाथ थामते हुए उसे उठने का कह रही थी, जो मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ था और उसके साने के गिर्द हाथ फैलाते हुए उसके 7 कदम उठाते अंदर की जानिब बढ़ रहा था, जबकि इस्पा के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। जिंदगी में एक बार फिर बाहर आ गई थी, या फिर बाहर जैसा वो शख्स। माजी। फयाज लाशारी का बिजनेस इस वक्त सिर्फ लाहौर तक महदूद था। कंपनी का आगाज किए हुए उन्हें अभी कुछ ही साल गुजरे थे। गफ्फार का शुमार उनके बहुत पुराने एम्प्लॉयज में होता था, जिन्होंने कंपनी की बुनियाद रखने में भी उनका साथ दिया था, और अब वो उनके सेक्रेटरी के तौर पर भी कंपनी में काम कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त फायका लाशारी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मराहिल से गुजर रही थी। शादी को 9 साल गुजर जाने के बावजूद भी औलाद की नेमत से महरूम थी। 3 दफा खुदा ने उन्हें उम्मीद दी थी, मगर तीनों बार ही उनकी उम्मीद मुर्दा औलाद की पैदाइश की सूरत में टूटी। फयाज साहब से उनका रिश्ता मजबूरियों के बुनियाद पर रखा गया था, जिसे निभाने में उन दोनों को ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। और अब इस अनचाहे रिश्ते में मजीद मुश्किलात पैदा हो रही थी। उनके दिल में बहुत खौफ और वसवसे थे। वो हर वक्त इसी फिक्र में मुब्तला रहती थी कि अगर वो उन्हें औलाद न दे सकी तो फयाज लाशारी उन्हें तलाक देते हुए दूसरी शादी कर लेंगे, और इस सूरत में उन्हें इस पुरसकून और आलिशान जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इन्हीं दिनों हयात सिद्दीकी ने फयाज लाशारी की कंपनी में अप्लाई किया था, और काबिलियत की बुनियाद पर उन्हें वहां नौकरी भी मिल गई थी। वो 2 साल हफ्सा और सालिया बेगम के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। अभी उन्हें कंपनी ज्वाइन किए हुए कुछ ही माह हुए थे कि उनकी काबिलियत से मुतासिर होकर फयाज साहब ने उन्हें प्रमोशन दी थी, और वक्त के साथ साथ हयात सिद्दीकी उनके करीब रहने वाले अफराद में से शामिल हो गए थे। गफ्फार को पहले दिन से ही हयात सिद्दीकी कुछ खास पसंद ना थे, जिसकी वजह से वो खुद समझने से कासिर था। मगर गुजरते वक्त के साथ साथ उसे मालूम हुआ था कि उसका फयाज लाशारी के करीब होना, फयाज साहब का हर बात पर उससे मशवरा करना, उसे अहमियत देना, ये सब उसे नागुज़िर गुजरता था। और वक्त के साथ साथ इस हसद और जलन में इजाफा होता गया था। तकरीबन 1 साल बाद अल्लाह ने एक बार फिर फायका लाशारी की दुआ सुन ली थी, जबकि दूसरी जानिब सालिया बेगम भी उम्मीद से थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। हयात सिद्दीकी की अहमियत फयाज लाशारी की नज़र में बढ़ती जा रही थी, और गफ्फार के हसद में भी इजाफा होता जा रहा था। उन्हीं दिनों फयाज साहब और हयात को एक अहम काम से कुछ रोज के लिए कराची जाना पड़ा था, जहां उन्हें अपनी पहली ब्रांच की बुनियाद रखनी थी। पिछले 1 साल से हर अहम मीटिंग या बिजनेस के बाकी मामलात में भी हयात सिद्दीकी ही फयाज लाशारी के साथ होते थे, जबकि पीछे कंपनी के तमाम मामलात देखने के लिए वो गफ्फार को निगहबान मुकर्रर करते थे। इस बार जाते वक्त वो गफ्फार को कंपनी के साथ साथ फायका लाशारी की जिम्मेदारी भी देकर गए थे। फयाज लाशारी और हयात साहब के जाने के 2 दिन बाद ही फायका लाशारी की हालत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, और जिसका डर था वही हुआ था। इस बार भी उनका दामन औलाद की नेमत से खाली रहा था, जबकि उसी दिन दूसरी जानिब सालिया बेगम को अल्लाह ने बेटे से नवाजा था। ये इत्तेफाक था कि उन दोनों के यहाँ एक ही दिन औलाद हुई थी। एक जानिब औलाद से महरूम का दर्द था, तो दूसरी जानिब औलाद नरीना की नेमत पर खुशी का एहसास। फायका लाशारी इस वक्त शदीद अजियत में थी। रोकर आंखें सूज गई थी, मगर तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उनकी उम्मीद मुकम्मल तौर पर टूट गई थी, क्योंकि इस बार डॉक्टर्स ने उन्हें एक और बुरी खबर से आगाह कर चुके थे कि शायद अब वो दोबारा कभी मां ना बन सके। दूसरी जानिब सालिया बेगम की तबीयत कुछ खराब थी, जिसके बास वो गनौदगी की हालत में थी, जबकि नर्स उनके बेटे को नर्सरी में ले गई थी। गफ्फार उस वक्त फायका लाशारी के पास था। उनकी हालत बेहद खराब थी। न जाने क्यों, पर एकदम उसके दिमाग में एक ख्याल आया था, एक शैतानी ख्याल।
जिसे फौरन झटकने की कोशिश पर भी वो ख्याल उसके जहन से नहीं निकल पाया था। वो जानता था कि यह हयात का पहला बेटा है, यकीनन उसकी खुशी दीदनी होगी, और उसे खुश देखना गफ्फार के लिए बहुत मुश्किल था। कुछ ही देर में वो हसद और जलन की ज्यादती के बाद वो एक मंसूबा बना चुका था, जिसमें वो एक तीर से दो शिकार करने का इरादा रखता था। वो कदम उठाता हुआ फाइका लाशारी के पास गया था, जो इस वक्त में रो रही थी। उनमें हिम्मत न थी कि वो फयाज को कॉल करते ये खबर सुनाए। भाभी मत रोएं, खुद को संभालें। फाइका लाशारी ने नजरें उठाकर गफ्फार को जानिब देखा था। वो पिछले 10 सालों से गफ्फार को जानती थी। मैं कैसे हौसला करूं, सब खत्म हो गया है, सब। वो मुसलसल रो रही थी। अभी कुछ नहीं खत्म हुआ है, मेरे पास एक हल है, मगर इसमें आपकी रजामंदी बहुत अहम है। वो जानता था कि फाइका को कायल करना इतना मुश्किल नहीं होगा, लिहाजा अपना मंसूबा उनके गोशे गुजार कर दिया। मगर ये सब ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी बात ठीक है, मगर मैं भी ये सब आपकी खातिर ही कह रहा हूँ भाभी, वरना मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर्स की बातें तो आपको याद होंगी, इसलिए एक बार सोच लें दोबारा ऐसा मौका। वो बात अधूरी छोड़ चुका था, और कुछ ही देर गुजरने के बाद वो उन्हें कायल करने में कामयाब हुआ था। बाकी का काम उसने एक नर्स के जरिए करवाया था, जिसे पैसों के लालच देते हुए वो नर्सरी से ही हयात के बेटे से फाइका लाशारी के बच्चे को तब्दील करवा चुका था। नर्स को अपना मुंह बंद रखने के लिए धमकी वो ये काम करवाने से पहले ही दे चुका था। कुछ देर बाद नर्स एक नन्हा सा बच्चा लेकर फाइका लाशारी के पास आई थी और उसे उनकी गोद में डाल दिया था। उस बच्चे का लम्स, उसके जिस्म की हरकत, छोटी छोटी बंद आंखें देखते हुए फाइका बेगम ने उसे अपने सीने से लगाया था, जिस पर उन्हें सुकून का एक ऐसा एहसास हुआ था जो बेमोल था। वो औलाद के लिए तरसी हुई एक ऐसी औरत थी जो सही और गलत का फर्क भी भूल बैठी थी। वो फरामोश कर बैठी थी कि अपनी गोद भरने के खातिर वो किसी और की गोद उजाड़ चुकी हैं। इस बच्चे को गोद में लेते वो हर चीज भूल गई थी। वो गफ्फार की मशहूर थी कि उसने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया था, जबकि दूसरी जानिब सालिया बेगम को होश में आते ही एक असियतनाक खबर सुनाई गई थी कि उनका बेटा कमजोरी के बाद जिंदगी के बाजी हार गया है। मगर वो सब भूल बैठे थे कि चाहे कुछ लम्हे के लिए ही, पर सालिया बेगम ने अपने बेटे को गोद में लेते हुए उसका लम्स महसूस किया था, जिसे वो चाहकर भी अपनी पूरी उम्र भूल नहीं सकती थी। इस वाक़ये के बहुत अरसे बाद तक वो जहनी अमराज का शिकार रही थी, मगर उनका दिल गवाह था कि उनकी औलाद जिंदा है, और उनकी गवाही सच थी, बिल्कुल सच। अगले दिन ही फयाज लाशारी और हयात सिद्दीकी वापस लाहौर आए थे। एक तरफ औलाद के हसूल की खुशी का समा था, तो दूसरी तरफ औलाद के खो जाने का गम। हयात सिद्दीकी अपनी औलाद के साथ साथ अपनी बीवी के लिए भी बेहद परेशान थे, जो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और इस हाल में भी फयाज साहब ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। वो उन्हें दिलासा देते हुए उनकी हर मुमकिन मदद कर रहे थे। सानिया बेगम 1 महीना हॉस्पिटल में दाखिल रही थी, और इस सारे दौरानिये में अपनी 3 साला बेटी को छोड़कर दफ्तर जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। मगर उनकी ये मुश्किल आसान बनाने वाले फयाज लाशारी थे, जिन्होंने हयात सिद्दीकी को काम की जानिब से परेशानी लेने के लिए मना कर दिया था। लोन के तौर पर उनकी माली मदद भी की थी। हयात के लिए उनकी ये सब नवाजिशें देखते हुए गफ्फार को बहुत गुस्सा आया था, और उसे अपना किया गया अमल बिल्कुल ठीक लगा था। उसके ज़मीर की मध्यम आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई थी। हयात को तकलीफ में देखने से उन्हें हर बार सुकून मिलता था, जबकि दूसरी जानिब फाइका लाशारी कुछ दिन शदीद परेशान रही थी। उनका ज़मीर मलामत करता रहा था, मगर शाज़ेन की पैदाइश के बाद से फयाज का रवैया उनकी इस परेशानी को दूर कर चुका था। वो उनकी मजीद कदर करने लगे थे, जिस पर इस वक्त किया गया अपना फैसला उन्हें बिल्कुल दुरुस्त लगा था। वो जानती थी कि ये राज सिर्फ उनके और गफ्फार के दरमियान है, और वो भी फयाज साहब की तरह उस पर एतबार करती थी। मगर दिल में एक खौफ मौजूद था कि कहीं हकीकत सामने आने पर वो उन्हें शाज़ेन समेत इस घर से ना निकाल दें, जिसके लिए एक हिकमत अमली करते हुए उन्होंने फयाज से बेहद इसरार करते कंपनी के 40% शेयर्स शाज़ेन के नाम करवा दिए थे। वो जानती थी कि जिंदगी में आई इस खुशी के बाद वो उन्हें इनकार नहीं करेंगे। वो एक लालची औरत थी, उन्हें डर था तो सिर्फ इस बात का कि हकीकत सामने आने पर उन्हें इस सब मालो दौलत से हाथ धोना ना पड़े। अक्सर शाज़ेन को वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती थी। अभी 3 ही माह गुजरे थे कि एक दिन उस नर्स ने गफ्फार को फ़ोन किया था कि वो अपने ज़मीर पर मौजूद इस बोझ को उतारना चाहती है। वो उस बच्ची की माँ से माफ़ी मांगते उसकी औलाद उसके हवाले करना चाहती थी। गफ्फार ने हामी भरते उससे कहा था कि वो उसे उसके घर लेने आएगा, और वहीं से वो हयात सिद्दीकी के घर जाकर उन्हें सब सच बता देंगे। 2 दिन बाद ही गफ्फार दोपहर के वक्त उसके घर गया था। उसके 8 साला बेटे ने दरवाज़ा खोला था, उसे अंदर आने का रास्ता दिया, और उसकी माँ को पूछने पर कदम उठाता हुआ किचन में जा पहुंचा था।
जहाँ वो शायद अपने बेटे के लिए खाना बनाने में मसरूफ थी। किसी के अंदर आने की आहट पर वो पलटी। गफ्फार को यूं देखते उसने फौरन गले में लिया हुआ दुपट्टा सर पर ओढ़ा था। आप आप बैठे, मैं आती हूँ। उसके बोलने पर गफ्फार आगे बढ़ने लगा था। किसको सब सच बताना है तुमने? वो मजीद आगे आया। देखें, आप यूं मुझे धमका नहीं सकते। मैं गफ्फार ने आगे बढ़ते उसकी गर्दन पकड़ते उसे दीवार के साथ लगाया था। किसी से कुछ नहीं कहोगी तुम, समझी? वो उसके गर्दन पर हाथ रखते हुए कह रहा था, जबकि उस नर्स का चेहरा दम घुटने के बास लाल पड़ रहा था। वो हाथ पांव हिलाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि एकदम उसका हाथ पीछे पड़े हुए चूल्हे पर पड़े हुए बर्तन को लगा था, जिससे निकलता हुआ तेल सीधा गफ्फार के बाजू पर गिर गया था। तेल गर्म होने के बाद उसके बाजू की जिल्द झुलस सी गई थी, जबकि गिरफ्त ढीले होते ही वो नर्स खुद को छुड़ाते हुए बाहर की तरफ भागी थी। उसके कुछ ही कदम लेने पर गफ्फार ने रिवॉल्वर निकालते हुए गोली चलाई थी, जो सीधा उसकी पुष्ट पर लगते सीने से आर पार हो गई थी। वो फर्श पर जा गिरी थी। खून तेजी से बहने लगा था। गोली की आवाज साइलेंसर की वजह से उस कमरे तक ही महदूद रही थी, मगर उसका बच्चा उस गिरने की आवाज पर तेजी से उस जानिब आया था। अपनी माँ को फर्श पर पड़ा हुआ देखकर उसके पास जा बैठा था। वो उसका चेहरा थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, इस बात से अनजान कि उसकी माँ अब हमेशा के लिए अब्दी नींद सो चुकी है। उस बच्चे ने रोते हुए गफ्फार की जानिब देखा। ये तुमने क्या किया है? ना, मैं सबको बता दूंगा। तुम वो बाहर की जानिब भागने लगा था कि एक बार फिर रिवॉल्वर की गोली निकली। एक और इंसानी जान उसकी नजर हो गई थी। उन माँ बेटे की लाशों पर से गुजरता इंसान उस वक्त हसद की इंतहा पर था, जिसे दो बेगुनाह इंसानी जाने लेते हुए एक लम्हे के लिए भी खौफ नहीं आया था। एक गलत कदम को छुपाने की खातिर वो हद से तजावुज कर गया था। खुद को खुदा समझते वो सब काम करने पर खुद को कादिर समझने लगा था। इस घर से बाहर निकलते उसने एक नजर वीरान पड़ी हुई गली को देखा था और मास्क लगाते हुए चला गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस राज को छुपाने की खातिर वो लोगों से उनकी जिंदगी जीने का हक छीन चुका है, वो राज फाश करने वाला भी वो खुद ही होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ उसने फायका लाशारी से पैसे मांगने का आगाज कर दिया था। पहले पहल तो खुशी से उसे पैसे दे देती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता रकम के बढ़ जाने पर वो भी उकताने लगी थी। मगर इनकार करने पर गफ्फार ने उनकी कमजोरी का इस्तेमाल करते उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। फायका बेगम उस नर्स और उसके बेटे के कत्ल वाली बात से बेखबर थी, जबकि बाकी सारा मामला उनके इल्म में था। और यूं ही वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और एक दिन हयात सिद्दीकी इस दुनिया से चले गए। और इससे बड़ी बात जिसने उन दोनों को ही हैरान किया था कि उसकी मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। कहानी खत्म हो गई थी। फजर के आजान हुए भी काफी वक्त बीत गया था। लाउंज में बैठे हर शख्स को सांप सूंघ गया था। धोखे और फरेब की जिंदगी का इख्तिताम हुआ था। ला इल्मी के पुरसुकून दिन खत्म होते अब इस अजियतनाक हकीकत के साथ जीने वाली जिंदगी का आगाज हो गया था। इन सब के दरमियान छाई हुई खामोशी को एक बार फिर गफ्फार की आवाज ने तोड़ा। मैं माफी के काबिल तो बिल्कुल नहीं हूँ, सिर्फ सजा का मुस्तहक हूँ। गफ्फार की आवाज रुन चुकी थी। अपने जमीर पर सालों से पड़ा हुआ बोझ आज वो उतार चुका था। कुदरत की जानिब से सजा मुझे मिल चुकी है। अब आप जो चाहें मुझे सजा दे सकते हैं। वो फयाज लाशारी से मुखातिब था, जो गजबनाक तासुरात लिए उन्हें ही देख रहे थे। उनकी सारी जिंदगी महज एक फरेब थी। मैं इस काबिल का हूँ गफ्फार कि तुम्हें सजा दे सकूं। अरे मैं तो उन लोगों में से हूँ जो खुद को समझदार कहते कहते अपने करीबी तरीन लोगों से धोखा खा जाते हैं। जिसको इतने साल बंदा शनासी का हुनर न आया, वो तुम्हें क्या ही सजा दे सकता है। वो उठ खड़े हुए। गफ्फार भी अपनी जगह से छोड़ते हुए उनके पास आया था, जबकि लाउंज में मौजूद बाकी नफूस भी शलते बैठे थे। फायका लाशारी फयाज साहब के मुतवक्का रद्द अमल से कुछ खौफजदा थी, मगर अपने किए पर अभी भी उन्हें कोई पछतावा नहीं था। जबकि दूसरी जानिब शाहजैन के पास बोलने के अल्फाज तक ना थे। उसे अर्श से फर्श पर एक लम्हे में पटक दिया गया था। बंदा शनासी तो एक तरफ, मैं तो अपनों को ही नहीं पहचान पाया। वो खुद पर मलामत करते हुए बोले। उन्हें धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी बीवी और उनकी सबसे पुराना दोस्त और साथी गफ्फार था। उनकी बात पर गफ्फार खामोशी से गर्दन झुकाए खड़ा रहा था। वो नादिम था अपने हर अमल पर। मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ गफ्फार, सिर्फ एक। गफ्फार ने नजरें उठाकर उस जानिब देखा था। क्या इतने सालों में मेरे साथ काम करते हुए तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जब ये राज मुझ पर आया होगा तो मेरा मन कैसे टूटेगा? मेरे एतबार के कितने टुकड़े होंगे? इस वक्त कटहरे में खड़ा हुआ गफ्फार अपनी सफाई में कुछ कहने से भी काबिल ना था। चलो मुझे एक जानिब करते हुए ये बताओ कि क्या एक माँ की गोद उजाड़ते हुए, दो बेगुनाह लोगों की कत्ल करते हुए तुम्हें एक बार भी खुदा का खौफ नहीं आया? वो उसकी सफा की बेहिसी पर हैरान थे।
खुदा को ही तो भूल बैठा था मैं। कटहरे में खड़ा हुआ मुजरिम बोलने लगा था। और जो लोग खुदा को भूल जाए उनका अंजाम बिल्कुल मेरे जैसा होता है फयाज साहब। खाली हाथ, दही दामन, बेसकून, गुनहगार, न दुनिया न आखिरत। वो खामोश हुआ और कदम उठाते हुए शाहजैन की जानिब देखा था। अभी कुछ ही कदम उसकी जानिब बढ़े थे कि शाहजैन ने हाथ उठाते हुए उसे वहीं रुक जाने का इशारा कर दिया था। उसके कदम थम गए थे। शाहजैन की आंखों में वीरानी वाज़ेह थी। उसकी जबान एक भी अल्फाज अदा करने की इजाजत ही नहीं दे रही थी। वो उस वक्त किस कर्ब से गुजर रहा था सिर्फ वही जानता था। उसकी सारी जिंदगी एक शराब थी जिसका पीछा करते करते उसकी हकीकत कहीं बहुत पीछे रह गई थी। मगर क्या ऐसे हकाइक हमेशा पोशीदा रह पाते हैं? मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ बेटा, तुमसे तुम्हारी असल शनाख्त छीनने वाला। चाहे तुमने एक बेहतरीन जिंदगी गुजारी, मगर अपनी असल शनाख्त जानना तुम्हारा हक था, जिसे छीनने वाला मैं था और शायद आज लौटाने वाला भी मैं ही हूँ। वो कुछ फासले पर खड़ा बोल रहा था। गफ्फार ने एक नज़र कुछ दूर बैठी हुई फायका लाशारी की जानिब देखा। उसकी तरह उनका भी अंजाम हो चुका था, मगर अफसोस वो उसकी तरह अपने किए पर अब भी नादिम नहीं थी। गफ्फार कदम उठाते हुए वापस फयाज लाशारी के सामने आया था और हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं इस राज पर से पर्दा हटाते अपने ज़मीर पर पड़ा हुआ बोझ कम करना चाहता था। फयाज लाशारी के सामने वो शख्स खड़ा था जो उनका बेहतरीन दोस्त होने के साथ साथ शायद बेहतरीन दुश्मन भी था। आपकी जानिब से दी हुई मुझे हर सजा कबूल होगी। उसके आंख से आंसू निकलते उसके ज़ईफ चेहरे पर आ गिरा था। मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता गफ्फार, मैं इस काबिल ही नहीं। बस एक गुजारिश करूंगा कि आइंदा मेरे नज़रों के सामने मत आना, क्योंकि तुम्हारे बड़े एहसानात हैं मुझ पर और वो सब एक ही लम्हे के नजर हो जाएंगे। गफ्फार अपने आंसू साफ करते हुए वापसी के लिए चल पड़ा था कि समाज से फयाज साहब की आवाज़ टकराई। जब हमदान गया था तो बहुत अफसरदा था मैं कि तुम जैसे शरीफ और नेक इंसान के साथ कुदरत ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरे नज़दीक तुमने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। मगर अब मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि तुम इसी काबिल थे गफ्फार। कुदरत ने बेहतरीन इंसाफ किया था। गफ्फार ने कुछ लम्हे रुकते उनकी बात सुनी थी और फिर कदम उठाता हुआ बाहर चला गया था। उसके जाते ही वो कदम उठाते हुए फायका लाशारी की जानिब बढ़े थे। उन्हें अपनी जानिब आता हुआ देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। वो अब उन्हें कायल करना चाहती थी कि उस सब में उनका नहीं गफ्फार का कसूर था। फयाज, आप सिर्फ एक बार। फयाज लाशारी ने हाथ उठाते हुए उन्हें बोलने से रोका। एक लफ्ज भी नहीं फायका, आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। उनके लहजे में गुस्सा शामिल था। वो लाउंज में बैठे उस तीसरे इंसान को फरामोश कर गए थे जिसके जहन के पर्दे पर उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की मानिंद चल रही थी। तुमने साबित कर दिया फायका कि मैं सही कहता था, मेरी माँ का इंतखाब दुरुस्त ना था। बरसों पुराना शिकवा एक बार फिर ज़बान पर आया था। इतने सालों में बनाया हुआ फायका बेगम का एतबार एक लम्हे में टूट गया था। तुम ना एक अच्छी बेटी बन सकी, ना एक अच्छी माँ, ना एक अच्छी बीवी, क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान नहीं थी। फायका लाशारी उनकी आंखों में अपने लिए वही नापसंदीदगी देख सकती थी जो एक अरसा पहले उन्हें नजर आती थी, मगर आज वो नापसंदीदगी नफरत में तब्दील हो गई थी। अरे, तुम्हें किसी के माँ की गोद उजाड़ते हुए शर्म नहीं आई? तुम तो उसका दुख बखूबी समझ सकती थी फायका, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो चिल्लाए। उनकी आंखों में नजर आती हुई आग सामने खड़े हुए फायका लाशारी को झुलसा रही थी। वो एक बार फिर वही फयाज बन गए थे जिनके पास फायका लाशारी के लिए सिर्फ नफरत थी। मेरे किसी गुनाह बल्कि बड़े गुनाह की सजा है कि तुम जैसी औरत मेरी हमसफर बनी, मेरी औलाद को तुम जैसी माँ मिली। हरमान किरसी किरसी हो चुका था। जिंदगी की हर हकीकत जिससे वह नजर चुराती आई थी आज उनके सामने आ रही थी। मेरा शहरयार आज जिस हालत में है उसकी वजह शाहजैन नहीं बल्कि तुम हो फायका, तुम। उनकी आवाज बेहद बुलंद थी। फायका लाशारी ने करब से आंखें बंद की थी। ये वो हकीकत थी जिसे वो झुटलाना चाहती थी। पीछे बैठे शाहजैन को एकदम अपने सीने में तकलीफ का एहसास हुआ। तुम्हारे आमाल आए हैं मेरे बेटे के सामने, इस सब में असल कसूरवार तुम हो। शाहजैन ने उन दोनों की जानिब देखा। मंजर धुंधलाने लगा था। इतने साल तुम मुझे धोखा देती रही और मैं तुम पर एतबार करता रहा, अंधों की तरह, मगर अब और नहीं। वो अटल लहजे में कहते हुए हद से तजावुज करने वाले थे। फायका बेगम ने उनकी आंखों में नजर आता हुआ तासुर देखते नफी में सर हिलाया था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं फयाज लाशारी अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें फायका लाशारी को। उनके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब पीछे बैठा शाहजैन तेजी से खांसने लगा था। वो दोनों उस जानिब मुतवज्जा हुए। खांसी बहुत शदीद थी। वो अब जमीन पर बैठा हुआ जोर जोर से खांस रहा था। फयाज लाशारी तेजी से उसकी जानिब बढ़े थे। फायका लाशारी की नजरें उसके मुंह से निकलते हुए खून पर थीं। शाहजैन, शाहजैन बेटा।
फयाज लाशारी उसके पास पहुंचे। उसकी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। फाइका लाशारी के दिल में न जाने कौन सा एहसास पैदा हो चुका था कि कदम उसके जाने बड़े थे, मगर उसके पास पहुंचने पर उन्होंने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि शाहजैन ने लाल होती हुई आंखों से उनकी जानिब देखते उन्हें हाथ का इशारा करते खुद को हाथ लगाने से रोक दिया। वो उसकी मुजरिम थी, उसकी माँ की, उसके बाप की, और जितनी नफरत वो उनके हर अमल और लहजे में अपने लिए महसूस कर चुका था, वो उस हालत में भी उसे याद थी। खालिद, खालिद, गाड़ी निकालो! फयाज लाशारी ने चिल्लाते हुए ड्राइवर को आवाज दी थी और शाहजैन को सहारा देते हुए बाहर चले गए थे, जबकि फाइका लाशारी की नजरें फर्श पर पड़े हुए शाहजैन के खून पर थी। जी तो यहाँ करते हैं इस पार्ट का एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।